हाँ, नमस्कार। इन्वेंशन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आपको मालूम है पहले से कि हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं और इसी धारा में हम लोगों ने जो 2 वीडियो बताए, अब आज हमारा तीसरा वीडियो आपके सामने आने वाला है। इसके माध्यम से हम विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, एसएससी जीडी की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा है, जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उन प्रश्नों के माध्यम से उसकी बैकग्राउंड, कैसे वो प्रश्न का उत्तर आप हल करोगे, ये टेक्निक आपको बताई जाएगी। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो 4 विकल्प हैं उन विकल्पों में कौन सा विकल्प सबसे सही है। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें 4 विकल्प, एक विकल्प क्यों सही है, 3 विकल्प क्यों गलत हैं। अगर इसकी समझ पैदा हो जाए तो आप चाहे जो परीक्षा हो उनमें सभी प्रश्नों के आप 100% प्रश्न हल कर सकते हो। तो आज इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें प्रश्नों में। आगे पहला प्रश्न हमारा ये है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए, हिंदी में काल विभाजन जब हुआ तो काल विभाजन में हिंदी को 4 प्रमुख कालखंडों में जो सर्वमान्य हुआ, उसे भिन्न भिन्न तरीके से लोगों में विभाजित किया, तो 4 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें ये 4 नाम दिए हुए हैं आपके सामने। वैसे पहला है आदिकाल, दूसरा है आपका भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा जाता है। अब इन चारों कालों में किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल का मतलब है, स्वर्णकाल वही होगा जिसमें ज़्यादा अच्छी रचनाएं हुई, जो जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद की और बहुत ढेर सारी रचनाएं हुई, अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए, उसी काल को स्वर्णकाल कहा जाएगा। फिर ऐसा मानो जैसे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, श्रृंगार काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। यही बचता है आपका भक्तिकाल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये सबसे पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला था। इस सही उत्तर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। तो ये उत्तर होगा। इसमें एक प्रश्न और आपको मिल गया कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा, वो जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आगे चलते हैं और अन्य कालों के बारे में भी नाम दें। रीतिकाल को श्रृंगार काल, आदिकाल को वीरगाथा काल, और भी आदिकाल के बहुत ढेरों नाम है, जैसा जरूरत होगी बताया जाएगा। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। वैसे निबंध लेखन में बहुत से साहित्यकार हुए, इसमें कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये निबंधकार थे, अच्छे निबंधकार थे। रामचंद्र शुक्ल वैसे आलोचक थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ निबंध लिखे हैं। लेकिन इनमें अशोक के फूल, ये निबंध संग्रह, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैसे रचनाओं में कोई टेक्निक नहीं होती, तो रचना याद है तभी आप उसको कर सकते हैं। तो बड़ी चर्चित रचना है अशोक के फूल। वैसे इनका सबसे चर्चित निबंध जो आप लोगों ने अपनी एकेडमिक परीक्षाओं में, हाई स्कूल में, इंटर आदि में एक निबंध इनका पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो है कुटज। कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण निबंध है। और निबंध संग्रह अशोक के फूल, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये हो गया। फिर आगे अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। संधि, अभ्यर्थी, पहले तो इसका सही से विग्रह कर लो। देखिए, धन अर्थी। अब देखिए एक टेक्निक और भी है। देखिए सारी संधियां जो लिखी हुई सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। दीर्घ संधि वहाँ होगी
जब समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाए, यानी जो शब्द आपके सामने लिखा होगा उसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये स्वर होंगे, तो उसमें इसमें देखिए कहीं पे ऐसे स्वर नहीं है। आगे बीच में होती है तो बीच में होने चाहिए, वो नहीं है। यण और यण संधि में देखिए या, वा और रा, इसके तुरंत पहले आधा वर्ण, ये प्रारंभिक चाल, ऐसा हो तो संभावित है यण संधि। अब देखिए इसमें अभ्यर्थी, देखिए या के तुरंत पहले आधा वर्ण भा है तो यण की संभावना है। तो यण, इसमें या वर्ण कौन सा वर्ण है जो या वर्ण बनता है, तो यण संधि में यह है कि प्रारंभ वाले दो शब्द आपस में मिल रहे हैं, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा उ अथवा री हो, और बाद वाले वर्ण का शब्द का पहला वाला वर्ण इसके अलावा कुछ भी हो। ई के बाद ई ना हो, उ के बाद उ ना हो, री के बाद री ना हो, तो इस प्रकार से अन्य कोई भी स्वर हो, ऐसा जब होगा तो वो ई वाला स्वर वर्ण या बन जाएगा, तो ई बनता है। तो इसलिए ई अभिधन अर्थी, देखिए आ, भा, ई, आ है, और देखिए ई के बाद कोई दूसरा स्वर तो ई हो गया या में, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब इसको आपने सही से जोड़ दिया, वही शब्द बना हुआ है। आ है, भा में हलंत लगा है मतलब आधा भा है, या में आ की मात्रा जुड़ गई, पूरा या हो गया, और ये देखिए। तो अभिधन अर्थी अभ्यर्थी में यण संधि होगी, सही उत्तर है यण संधि। वैसे अयाद में या आय आय अव आओ होता है, और गुण में ए ओ अर होता है, ए ओ अर ये होता है, और इसमें आय आय अव और आओ ये शब्द छिपे रहते हैं, जिससे संधि का हम निर्धारण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी में यण संधि होगी। अब आगे आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का ये भी वर्ण मिल गया, पर्यावरण। पर्यावरण देखिए या के पहले आधा वर्ण रा ऊपर लिखा हुआ है वो पहले ही है, उसी प्रकार से ठीक। अब जब एक इसी तरह कर चुको तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, इसमें हो गया परिधन आवरण, ई के बाद अन्य स्वर या आया है तो ई या में बदल गया है। इस प्रकार पर्यावरण में यण संधि है। बाकी पीछे हम बात कर चुके हैं, वृद्धि संधि के बारे में नहीं बताया था, थोड़ा सा देख लीजिए। वृद्धि संधि में क्या होगा, शब्द में आए और औ अगर ये हो तो वृद्धि संधि की संभावना होती है। बाकी पीछे और बता चुके हैं जस्ट क्वेश्चन में। अब अगले प्रश्न में आ जाइए, आकंठ में कौन सा समास है। जैसा कि समास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस समास जो 6 हैं आपके, उसमें पहला अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास में प्रारंभ में कोई अव्यय जुड़ा हो, उपसर्ग जाति का अव्यय जुड़ा हो, और ये अव्यय प्रत्यय या शब्द को हटा करके जोड़ा गया है, ऐसी स्थिति में अव्ययी भाव होता है। अब देखिए इसमें जो लिखा है आकंठ, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरा जो समास होता है, इन चारों में देखो विकल्प, और सब में द्विग में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, बड़ी मूल पहचान, पहला पद संख्यावाची, यानी पहला पद संख्यावाची हो तभी होगा द्विग। तो इसमें पहला पद संख्यावाची नहीं है तो ये नहीं हो सकता। कर्मधारय, जिस समास में विशेषण विशेष का भाव हो, वो किसी की विशेषता बताने वाला शब्द हो, दोनों शब्द विशेषण हो, दोनों विशेष हो, एक विशेषण एक विशेष हो, ऐसा हो तो कर्मधारय होगा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अव्ययी भाव में जैसे अभी से बात करते हैं, तत्पुरुष में क्या है, जिस समास में आए हुए पदों में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह लुप्त हों। कर्म कारक का को, करण कारक का से द्वारा, संप्रदान कारक का के लिए, अपादान कारक का से अलगाव के अर्थ में,
और संबंध कारक का काके की और अधिकरण कारक का मेरे पैर पर। जो ये कारक चिन्ह है ये लुप्त है। आप विग्रह करोगे तो ये चिन्ह आ जाएंगे, तो वहाँ पर तत्पुरुष है। तो आकंठ का सबसे पहले विग्रह करो। कंठ भर तक, यानी ये देखिए अंतिम वाला भर तक, ये शब्द हटाया तो शब्द छोटा हुआ और आ उपसर्ग जोड़ दिया, यानी प्रत्यय हटा करके उपसर्ग जोड़ा जाए, वहाँ पर अव्ययी भाव होगा। तो इस प्रकार से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऐसा किया गया, प्रत्यय बाद में आया शब्दांत हटाया गया और प्रारंभ में आ उपसर्ग जोड़ा गया, तो अव्ययी भाव होगा। ठीक, फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? ठीक उसी तरह से विग्रह करो। सबसे पहले प्रति धन अक्ष, यानी सही विग्रह है क्या है, तो हमने संधि किया है। समास विग्रह क्या होगा? अक्ष के प्रति, अक्ष के प्रति। अब देखिए के प्रति, ये शब्द पूरा हटा दिया गया, बाद में आया हुआ शब्दांश प्रत्यय या शब्द हटा दिया गया और प्रारंभ में प्रति उपसर्ग जोड़ दिया गया। जहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा था, पहले वाले में भी देखा आकंठ में, उसमें भी ऐसा था कि बाद वाला हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा गया था। इसमें देखिए बाद वाला हटा करके और प्रारंभ में प्रति उपसर्ग जोड़ा गया, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। हूबहू वैसा ही था। ठीक, तो जैसे कि तैसे थे। कभी कभी परीक्षाओं में एक जैसे प्रश्न आ जाते हैं, अगर सही हुए तो दोनों सही हुए, सब सही हुए, नहीं सही हुए तो सब गलत हो गए। तो इस प्रकार से सब एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। मनोज, देखिए पर्यायवाची वैसे तो याद होने चाहिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपके दिमाग में रहे, आप अच्छे से पढ़ लें। और उसकी बहुत कोई टेक्निक नहीं होती, लेकिन फिर भी एक स्पेशल टेक्निक है कुछ शब्दों में कि उनका सही शब्द अगर खंडित होने वाला है तो उस शब्द को आप खंडित करके देख लें उन शब्दों के अलग अलग अर्थ क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। तो जैसे मनोज, इसको आप कहेंगे, जैसे 4 विकल्प दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कामदेव, 7 देवता हैं, सबके बारे में आप जानते हैं। तो इसमें मनोज, मन में जन्म लेने वाला, लेने वाले, मन में जन्म लेने वाला। अब कौन था देवता जो मन में जन्म लेता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, कामदेव को मनोज कहा गया। मनोज, देखिए ब्रह्मा को अज, लोकेश, विधि, विधाता, बहुत से शब्द हैं। विष्णु में, जैसे विष्णु में गरुणोध्वज, गरुणोध्वज, अच्युत, बहुत से शब्द, अच्युत आदि। महेश का जैसे नीलकंठ, त्रिपुरारी, गंगाधर, जैसे गंगाधर आदि, पिनाकी, बहुत से कामदेव के स्मर, मनमथ, मनसिज, मीनकेतु, मीनकेतु, बहुत से ढेरों पर्यायवाची। कंदर्प, कंदर्प। तो ये शब्द याद रहने वाले हैं, याद करने वाले हैं, आपको अधिक से अधिक याद रहे। अब देखिए मन में जन्म लेने वाला, और ये सब ढेर सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द वो अच्छे शब्दों का चयन करके आप याद कर सकते हैं, फिर भी कुछ विग्रह करके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। फिर आगे आते हैं। मुरलीधर किसका पर्यायवाची है? अब फिर देखिए, हमने बताया था कि विग्रह करके देखो, थोड़ा सा कुछ क्लू मिल जाएगा। मुरलीधर, मुरली यानी बांसुरी, धर को धारण करने वाला,
बांसुरी को धारण करने वाला। अब इसमें कौन सा देवता है जो बांसुरी धारण करता था, जब बांसुरी बजाता था? अब आपको अच्छी तरह से मालूम है, बांसुरी बजाने के लिए विश्व विख्यात कृष्ण थे, बड़े आराम से आ गया। तो इस प्रकार से कृष्ण, और कृष्ण के मुरलीधर दामोदर, घनश्याम आदि। कुबेर, रावण का भाई कुबेर था। धनाधिप, धनप, धनेश्वर, ये है कामदेव के पीछे बताया है, ब्रह्मा के पीछे बताया है। इस प्रकार से मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी एक शब्द का दूसरा भाग जो आगे लिखा हुआ है वो उसका विलोम है, कौन ऐसा है जो नहीं है? भिज्ञ, अनभिज्ञ, देखिए ये सही है, भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ईस का विलोम आ उपसर्ग जोड़ दिया गया, जैसे अन उपसर्ग जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ के बनाए गए हैं, ये भी आपका सही है। और शुर का विलोम शुरा नहीं बल्कि अशुर होता है। शुरा कहते हैं शराब को, शराब, मदिरा। तो शुर देवता है, विलोम अशुर है, इसमें लिखा है शुरा, इसलिए यह विकल्प गलत है। और यही पूछा जा रहा कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही उत्तर होगा सी। और हित का अहित होता है, ये आपका सही विलोम है। तो इसमें कौन से शब्द हैं आपस में, उनको आप देखें कि उन शब्दों के मतलब क्या हैं, इस प्रकार से उनका विलोम अच्छे से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, शमूल का विलोम। शमूल यानी पूरा, शमूल। अब देखिए, सा उपसर्ग, मूल शब्द में शा उपसर्ग जोड़ा गया, और इसमें देखिए मूल शब्द में निरुपसर्ग। तो जो इससे रिलेटेड है वो केवल एक ही शब्द है, मूल। देखिए, निर्धन मूल। और समूल में क्या था? सा धन मूल। अब देखिए यही एक बात शब्द था जिसमें मूल से रिलेटेड है, तो बस इसका विकल्प यही है। भले ही याद न हो तब भी आपको आ जाएगा, समूल का निर्मूल, और बाकी सब गलत है। आगे आ जाइए, सुदूर का विलोम। सुदूर, अब देखिए सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर, सुदूर का मतलब बहुत दूर, तो विलोम क्या होगा? बहुत निकट। अब देखिए निकट, अब इसमें कोई दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। कठिन अलग बात है, गीला का मतलब जिसमें पानी हो। तो ये सारे विकल्प सही नहीं है। सुदूर, सन्निकट यानी सबसे निकट, बहुत निकट। सुदूर बहुत दूर, सन्निकट बहुत निकट, एक दूसरे के विलोम होंगे, बड़े आराम से पता चल जा रहा है। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं, देखिए चार पैर वाले को चतुष्पद। वैसे इसमें एक विकल्प और भी दिया है, चौपाया भी दिया है और चतुष्पद दिया है। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, चौपाया जिसके चार पैर है, चतुष्पद जिसके चार पैर है। ये तो चतुर्दर्शी, चतुर्दर्शी ये अलग कोई चीज़ है, चौरा अलग है। तो चतुष्पद और चौपाया, आप दो विकल्प एक जैसे हैं, लेकिन इसमें सबसे सही क्या होगा? चार चार पैर होते हैं तो उसके लिए शुद्ध संस्कृत वाला शब्द चतुष्पद होगा। यही उत्तर चुनाव हो सकता है, और ये विकल्प पहले भी है। इन दोनों में जो पहले विकल्प हो वो सही होगा। वैसे अगर चौपाया पहले होता और चतुष्पद भी होगा तो चतुष्पद का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है और इसी का तद्भव चौपाया है। तो चतुष्पद इसके चार पैर हैं, ये विकल्प होगा। दूसरों के दोष देखने वाला, एक शब्द बताना है जो दूसरों में दोष देखता है। आलोचक दोष देखने वाला है, गुण दोषों का वो वर्णन करता है, उसे आलोचक कहते हैं। निंदक केवल बुराई करता है, निंदा करता है। और ईर्ष्यालु जो दूसरे से ईर्ष्या रखता है, और दोषों में दोष देखा, दोष कहते हैं, दोष का एक शब्द है छिद्र, छिद्र, छेद, जिसे कहते हैं छेद, छेद दिखाई पड़ रहा है यानी दोष। तो छिद्रान्वेषी, छिद्रों का अन्वेषण यानी खोज करने वाला, देखने वाला, तो छिद्रान्वेषी। तो इस प्रकार से हाँ, तो इस प्रकार से छिद्र का मतलब होता है छेद, तो छिद्रान्वेषी, छिद्र का अन्वेषण यानी दोषों का अन्वेषण करने वाला, तो सही विकल्प ये होगा छिद्रान्वेषी।
फिर आगे देखते हैं, पूर्व का तद्भव शब्द होगा। पूर्व, पूर्व देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी पूर्व को पूर्व बोलते हैं। तो पूर्व यानी पूर्व, यानी इस पूर्व शब्द, पूर्व का रूपांतरण हुआ। तद्भव उसे कहते हैं जो रूप बदल के आया। इस पूर्व से रूप बदला तो पूर्व बनेगा, और कुछ कोई शब्द नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से तद्भव का मतलब होता है वह शब्द जिसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्वीकार किया जाए, लिखा जाए, उसे तद्भव बोलते हैं। तो पूर्व का तद्भव पूर्व होगा। अगला देखें, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में जहाँ बात होती है तो मूल शब्द, उसके पहले दो शब्दांश लगा होता है, वह उपसर्ग कहलाता है। इसमें देखिए कौन सा शब्द है? हरण। हरण का मतलब है हर लेना, ले जाना, गाय उठा ले जाना। आप लिखिए यहाँ पे एक शब्द आप, आपका अलग है, यानी आप धन हरण, यानी उपसर्ग जो पहले लिखा है वही उपसर्ग है। देखिए अब इसमें कौन था? अप अप, तो उत्तर मिल गया आपका अप। तो अपहरण में उपसर्ग है अप, बड़े आराम से आ जाते हैं, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत होती है। उल्लंघन, जैसे दो ला हैं तो वहाँ पर विग्रह क्या होगा? उत। धन लंघन, अब देखिए ता, उत, ये आपका उपसर्ग है, ढूंढ लीजिए विकल्प मिल जाएगा। तो विग्रह करना होगा, जो पहले शब्दांत, मूल शब्द को निकाले, उसके पहले जो शब्दांत लगा है वो आपका उपसर्ग है। फिर आगे आते हैं, छाती पर मूंग दलना, ये मुहावरा है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना। अब छाती में मूंग दलना का मतलब है छाती पर यानी समीप रह करके कष्ट देना। परेशान करना ये नहीं हो सकता, झगड़ा करना, मारना, तो समीप रह करके यानी छाती के पास है, एकदम निकट ही है, और मूंग दल्ला कष्ट दे रहा है, तो छाती पर मूंग दल्ला का मतलब परेशान करना, या नहीं, समीप रहकर कष्ट देना। इसी तरह से एक देसी कहावत भी बनी है इसी से मिलती जुलती, छाती में हवारा भोजना, यानी पास रहकर कष्ट देना। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना मुहावरा। बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो इस मुहावरे को, कक्षा 3-4 से पढ़ाए जाते हैं। में छक्के छुड़ाना यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा देने का मतलब हिम्मत पस्त कर देना, इतना परेशान करना कि वो बहुत डर जाए, तो उसे कहते हैं हिम्मत पस्त कर देना, छक्के छुड़ाना। तो ये हो गया। फिर अगला है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? अब 4 विकल्प लिखे हैं। सही शब्द, समपृक्त, मापूरा है। संप्रज्ञ, कई बिंदियाँ लगी हुई हैं। संपत्रि, यह लगा हुआ। श्रीपंक्त, ये चारों विकल्प आपके सही नहीं है। आप इस शब्दों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। उसका अर्थ शब्द है संप्रक्त, यह है संप्रक्त, ये शब्द होता। अगर ये विकल्प में होता तो ये सही होता। इनमें चारों विकल्पों में सही नहीं है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, वो मिसप्रिंटिंग की वजह से होता है कि कोई असुविधा रह गई है प्रिंट करने में और चेक सही से नहीं हो पाया है तो गलती रह जाती है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर परीक्षाओं में जब आ जाते हैं तो उन प्रश्नों को या तो हटा दिया जाता है या उन प्रश्नों पर सबको नंबर दे दिए जाते हैं। फिलहाल काफ़ी चेक होकर के आने लगी हैं कापियाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा। इसमें फिलहाल है तो इसमें सही उत्तर कोई नहीं है, तो और माइनस मार्किंग है। तो ऐसी स्थिति में माइनस मार्किंग होते समय जो 4 विकल्पों में कोई विकल्प सही ना हो तो बिल्कुल मत छुइए, उसको मत कीजिए। अब बोर्ड उसको जो तय करेगा वो करेगा। फिर आगे आते हैं, ये होगा शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटिए। फिर वही चीज़ है अशोभनीय, आप देख जैसा बोल रहे हैं यहाँ साहब, अशोभनीय, अशोभनीय, जिसमें सा ये वाला है, इसमें सा ये वाला है, ये सा नहीं होते सा, तो सही उत्तर आपका ये सही। ये सब बड़े अशोभनीय बड़े आराम से मिल जाने वाला शब्द है। बहुत सरल सरल प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं और उन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो सामान्य ढंग से आप पढ़ते रहते हैं वही शब्द सामने रहते हैं। फिर इसके बाद अगला है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। ये पद खंड है और सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, गोपिकाएँ
विह्वल हैं श्री कृष्ण के वियोग में, तो वहाँ पर वही बात कही गई, अछियाँ हाट दर्शन की मुखी, कैसे रहें रूप रस जाति। जब उद्धव संदेशा लेके आते हैं तो उद्धव से सारी गोपिकाएँ कहती हैं कि ये कैसे रहें रूप रस जाति, ये बतिया सुनी रूखी। तो वियोग में है, कृष्ण मथुरा में है और गोपिका यहाँ वृंदावन में है। तो जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। तो विकल्प तो आपको मिल गया फिलहाल, लेकिन अन्य विकल्पों में देख लीजिए क्या होगा। संयोग श्रृंगार में है, नायक नायिका साथ साथ में हो, आमने सामने हो, वहाँ पर प्रेम का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार होगा। हास्य रस में क्या होगा, उटपटांग के क्रियाकलाप, अटपटी बातें, टेढ़े मेढ़े शरीर हो या विशेष प्रकार के कपड़े पहना हो, इन सब चीज़ों का वर्णन तो हास्य होगा। और करुण रस में क्या होगा, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रिय पात्र का चिर वियोग या अर्थ हानि, ऐसी चीज़ों का जहाँ वर्णन हो रहा हो जिससे हृदय में शोक भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण होगा। यहाँ पर देखिए नायक नायिका दूर हैं और वहाँ प्रेम भाव का दर्शन कराए जा रहे हैं तो वियोग श्रृंगार होगा। तो इस प्रकार से ये वियोग श्रृंगार आगे आते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर देखिए ये उस समय क्या है जब सीता का अपहरण हो गया है, राम जंगल में बन बन सीता को ढूंढ रहे हैं और इतना विह्वल है सीता के वियोग में कि खग मृग, पक्षी, हिरण, मधुकर, भंवरा, इनके समूहों से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा। यहाँ पर भी देखिए राम सीता दूर हैं, यहाँ पर भी राम का प्रेम सीता के प्रति दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर फिर वही चीज़ सेम हूबहू पीछे वाला जैसे वियोग श्रृंगार ही होगा इसमें भी। और देखिए रौद्र रस वहाँ होता है जहाँ पर समाज में किसी के द्वारा किसी का अपमान कर दिया जाए, स्वयं का, माता पिता का, गुरु का, फिर प्रिय साथी का अपमान हो जाए, जिससे हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न हो। जब क्रोध भाव उत्पन्न हो तो वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, ये सारी स्थितियाँ हों तो वहाँ रौद्र होता है। और बाकी पीछे बताया आपने। तो इस प्रकार से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें वियोग श्रृंगार होगा। फिर अगले में आते हैं। अति निकट गोदावरी पापिनी संहारिणी, चल तरंग तंगावती चारु संचारिणी। इस उक्त पद में कौन सा छंद है, छंद पूछा गया। अब ये 4 विकल्प है, मनहरण, घनाक्षरी, रोला, हरिगीतिका। अब इन सारे छंदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। देखिए मनहरण समझिए जो आपका है वार्णिक समृद्ध छंद है ये मनहरण, इसके बारे में पहले देखिए। रोला हरिगीत का ये तो मात्रिक छंद है। देखिए मात्रिक, इसमें क्या है, रोला में क्या है, 11-13 की यति के साथ 24-24 मात्राएं होंगी। ये हरिगीतिका में क्या है, 16-12 की यति के साथ 28-28 मात्राएं होंगी। ये मात्रा वाले छंद हैं। अब मनहरण और घनाक्षरी ये आपके वार्णिक छंद हैं। ये वार्णिक 4 प्रकार के छंद हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। ये वार्णिक छंदों में क्या है, मनहरण में देखिए ये 31 मात्राओं का, 31 वर्णों का, 31 वर्ण, जिसमें 16-15 या 8-8-8-7 की यति के साथ वर्णों का संयोजन रहता है। और सभी वर्णों में तुक, सभी चरणों में तुक भी रहता है। तो इस प्रकार से ये एक चरण लिखा हुआ है। अब आप इसमें देख लीजिए वर्ण की संख्या गिनिए। आप देखिए मात्रा की संख्या, वर्ण की संख्या। आप इन चारों में क्या, तो हम पहले वाले से शुरू करें, कहा हम पीछे से शुरू करें। मनहरण में क्या 31 वर्ण होने चाहिए एक चरण में, और 16-15 पर यति। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और देखिए 16 फिर की यति है। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए इसमें 15, 16-15 की यति के साथ 31 वर्ण हैं। बस इतने से मिल गया, बहुत ज़्यादा उचकलस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप इसके लक्षण समझ लीजिए। तो अब ये जो आपका मनहरण है ये गयात्मक छंद है और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लय प्रधान छंद है।
और इसमें चारों चरण में तुक होता है और इसकी 2 गतियां होती हैं। इसकी मनहरण की 2 गतियां, सब कुछ इसके बारे में जान लीजिए। 2 गतियां हैं, एक है आपकी सत्वर गति, सत्वर गति, और दूसरी है मंथर गति। अगर आप ये सत्वर गति है तो उसे हम घनाक्षरी बोलते हैं, सत्वर गति वाले को घनाक्षरी, और मंथर गति वाले को मनहरण बोलते हैं। नहीं, मनहरण तो हाई है, मंथर गति वाले को हम कवित्त बोलते हैं। ये इतनी बात है। यानी मनहरण सवैया क्या है, 31 वर्णों का छंद है। एक चरण में 31 वर्ण होते हैं, जिसमें 16-15 या 8-8-8-7 पर यति होती है। और ये इसकी 2 गतियां होती हैं, सत्वर गति और मंथर गति। अगर सत्वर गति है तो घनाक्षरी कहलाता है, अगर मंथर गति है तो कवित्त भी कहलाता है। तो फिलहाल इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है, इतनी सी बात पूछी गई तो सही उत्तर आपको मिल गया। 16-15 के साथ 31 वर्ण है तो आपका मनहरण है। ठीक, और बाकी अगले प्रश्न अगले वर्ण में आते हैं। शीश मुकुट कटि कांछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बशो सदा बिहारी लाल। ये क्या है, बिहारी लाल। जैसा कि मालूम है, अगर आपको लक्षण भी नहीं मालूम है या नहीं कुछ मालूम है तो एक कुछ अन्य तथ्यों के माध्यम से भी आप उसको जान सकते हैं। वैसे इसमें 4 विकल्प के कौन सा छंद पूछा गया है, दोहा, सवैया, सोठा, घनाक्षरी। अब देखिए, दोहा और सोठा ये आपके मात्रिक छंद हैं, सवैया घनाक्षरी, सवैया वार्णिक व्रत छंद है, घनाक्षरी वार्णिक छंद है, ये हम पीछे बता चुके हैं। अब दोहा में क्या है कि 13, 11, 13, 11 ये मात्राएं होंगी चारों चरणों की। सवैया में 22 से 26 वर्ण होंगे, और सोठा में सोहा का ठीक उल्टा है, 11, 13, 11, 13 ये वर्ण होंगे। और घनाक्षरी जैसा कि अभी पीछे आप बता दिया 31 वर्ण होते हैं, 31। वैसे घनाक्षरी भी 3 प्रकार के हैं, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और घनाक्षरी 31 हैं। इसमें 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं घनाक्षरी में। 31, 32, 33 देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी ये 32 और रूप घनाक्षरी 33 वर्णों वाली है। तो इस प्रकार से ये वार्णिक छंद है, ये वार्णिक है, और ये वार्णिक व्रत है, वार्णिक व्रत छंद है। और ये आपका मात्रिक छंद है, और ये भी आपका मात्रिक छंद है। सबके बारे में जान लीजिए। वैसे अब आप मान लीजिए इतनी सारी ढेर सारी जानकारी आपको नहीं है, फिर भी आप इस छंद को जान सकते हैं कि किसका है। आप देखो क्या लिखा है, यही बानक मो मन बशो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल इसके लेखक है, पता चल रहा है। और बिहारी लाल ने क्या लिखे, बिहारी लाल ने एकमात्र ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई में केवल दोहे हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी केवल दोहे हैं, तो आप आंख मूंद करके दोहा मार दिया। अब फिलहाल चेक कर लो मात्रा सही क्या है। 13, 11, 13 देखिए, शीश मुकुट, शी बड़ी, अच्छा ठीक है। देखिए इसमें बड़ी मात्रा चेक कर लेते हैं जरा फिर से एक बार। शीश बड़ी की मात्रा है, शीश, मुकुट, कटि कांछनी
कर मुरली उर्माल। मात्रा छोटा छोटी सब में, छोटे वाले में एक मात्रा और जिससे बड़े वाले हैं दो मात्रा। इहि इहि बानक मोमन बसौ सदा बिहारी लाल। अब देखिए ये मात्राएं लग गई, ये मात्रा चेक करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 इमली 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 13 11 देखिए मिल गई। इसलिए ये आपका दोहा है। नियम मालूम है तो आराम से कर सकते हो, अगर नहीं मालूम है तो उस प्रकार से भी हो सकता है। इस प्रकार से दोहा, सोरहा, सवैया, छंद सबके लक्षण आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। यह हो गया तो उत्तर सही होगा दोहा। अब अगले विकल्प पे आते प्रश्न में आते हैं। बहुर विचार कीन मन माही सीय बचन सम हिम कर न। ये हित कर नहीं बल्कि यहाँ पर शब्द होना चाहिए हिम कर, माँ शब्द होना चाहिए। हिम कर नाही। बहुरी विचार कीन मन माही सीय बचन सम हिम कर नाही। कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया। देखिए सम के समान ये शब्द जहां आ जाता है वहां पर क्या संभावना है? उपमा। और जब सामान्य वस्तुओं की तुलना विशेष वस्तुओं से की जाए तो उपमा, और जब इसी का उल्टा हो जाए, उल्टा, इसी का उल्टा, तो वो है आपका प्रतीप। तो यहां पर सम कहा जाए, सीय वचन सम हिम करना ही। सीता के मुख के को हिमकर चंद्रमा के से तुलना की जा रही है। तो सीता का मुख मानव मुख और चंद्रमा प्राकृतिक वस्तु, विशेष वस्तु, तुलना उल्टी हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप है। कंफ्यूजन तो तब होता जब उपमा भी विकल्प में दिया होता, लेकिन उपमा विकल्प में दिए नहीं, इसलिए सही उत्तर आपका प्रतीप होगा। संदेह वहाँ होता है जहाँ पर संदेह बना रहे उपमेय उपमान में, ये है कि वो है कि क्या है, कुछ निश्चित न हो। वहाँ संदेह। यमक में क्या है, शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में आवे। तो यहाँ रूपक में, जहाँ उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप अभेद संबंध हो, वहाँ रूपक है। यहाँ पर सम शब्द से ही सारी बात क्लियर हो गई कि सम का मतलब जहाँ तुलना हो रही है, तुलना हो रही है तो उपमा होगा, और उल्टी तुलना हो रही है तो प्रतीप होगा। तो इसमें विकल्प में प्रतीप सही उत्तर होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र अच्छे उपन्यासकारों में थे। ये पुनर्नवा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रसाद परख सेवा सदन, सेवा सदन मुंशी जी की है। मुंशी जी मतलब मुंशी प्रेमचंद। परख ये जैनेन्द्र कुमार की है। अब जैनेन्द्र कुमार की परख, कल्याणी, कई उपन्यास हैं। परख, कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, ये सारी उपन्यास जैनेन्द्र जी की है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन से हैं ये, तो ये उसमें टेक्निक नहीं चलेगी, ये में याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से परख जैनेन्द्र की रचना है, जैनेन्द्र द्वारा ही पूछा गया है, तो उत्तर मिल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करने वाले लेखकों में से अभी 4 विकल्प दिए हुए हैं। आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दाताशी। तो सही उत्तर इसका याद रहना चाहिए, गारसा दाताशी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो लिखा है इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें उर्दू के और हिंदी के साहित्यकारों को कलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले लेखक
गारसा दातासी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। वैसे उत्तर आपको मालूम हो गया ये, लेकिन और के बारे में जान लीजिए। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शिव सेंगर ने भी लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा। शिव सिंह सेंगर ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। देखो, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, इन्होंने हिंदी भाषा में, हिंदी के प्रथम यानी हिंदी में पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखने वाले शिव सेंगर हैं। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ये उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखने वाले, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले शिव सिंह सेंगर जी हैं। उनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में। और इसी इतिहास ग्रंथ में सबसे पहली बार काल विभाजन किया गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं और सबसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखने वाले। ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम ही है हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ अच्छे से बन जाते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले लेखक गारसा दातासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना है शिव सिंह सरोज। अंग्रेजी में लिखने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में सबसे पहली बार काल विभाजन किया गया। और सबसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये सारी जानकारी हो गई। अतिरिक्त जानकारी रखें जिससे आगे की प्रश्न पत्रों को हल करने में आपको सहायता मिले। और इसका सही उत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक गारसा दातासी होगा। फिर आगे आते हैं अगला, अंजनी सुत में समास बताइए। अंजनी सुत, अंजनी का पुत्र। देखिए क्या विग्रह करिए, समास का विग्रह है अंजनी का पुत्र। अब हमने बात किया था समास का निर्धारण करते समय, जब कारक चिन्हों का लोप हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह का, संबंध कारक चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष समास है। ज़्यादा और डिटेल नहीं जानने की जरूरत है, बस हो गया तत्पुरुष। आगे आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। 4 विकल्प लिखे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी से जनता को जगाया। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। देखिए, हिंदी के द्वारा, के शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए, गलत है। अब हिंदी से जनता को जगाया है, हिंदी से शब्द ये गलत है और ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। सही द्वारा, हिंदी द्वारा। हिंदी द्वारा का मतलब ही है हिंदी के साथ साथ। तो अगले प्रश्न में आते हैं, ये निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर रूप के चुने। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। सब में देखिए उन्हें, उनको, उनका, उनके। तो सही उत्तर है उनके एक पुत्र है। सही उत्तर ये होगा। उन्हें, उनको, उनका ये शब्द गलत हैं, इसके साथ उनके एक पुत्र है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 30 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लेके आए। आगे और भी प्रश्न इसी प्रकार से हम लेके आते रहेंगे।